Hello, my dears. How are you? I hope you will be well. तो देखिए, हमारे चैनल का नाम है आधार ज्ञान और आधार ज्ञान चैनल पर आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियोस उपलब्ध होंगी। और आज हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है टेंस। यानी टेंस अंग्रेजी की जान, अंग्रेजी का आधार, जिसके बिना अंग्रेजी अधूरी है। तो टेंस पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार टेंस का महत्व है अंग्रेजी में। टेंस माने काल और काल माने समय। समय को तीन भागों में बांटते हैं: वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी भविष्यत काल, जो समय आगे आएगा। तो अब हम इनको बांट लेते हैं किस तरह से हमारे टेंस होते हैं। टेंस होते हैं तीन प्रकार के: प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट टेंस, टी का मतलब टेंस; पास्ट टेंस PAST पास्ट टेंस; और आगे है फ्यूचर टेंस। जैसा कि मैंने बता दिया था, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस माने भविष्यत काल। यानी जो समय अब चल रहा है वो है प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो समय बीत गया वो है पास्ट टेंस, और जो समय आगे आएगा वैसे हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, लेकिन जो आने वाला समय है उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस यानी भविष्यत काल। अब देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टेंस हो गए हैं। हर टेंस के तीन चार चार भाग और हैं। नंबर एक पर है इंडेफिनिट, नंबर दो पर है कंटिन्यूअस, तीन पर है परफेक्ट, और चार पर है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप समझ लीजिए, अगर हम इसे स्टोरी के माध्यम से समझना चाहें तो समझ लीजिए कि टेंस का जन्म हुआ, टेंस के तीन पुत्र हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी प्रकार हर टेंस के यानी हर इसके जो तीन पुत्र हैं उनके सबके चार चार पुत्र और हुए, यानी प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार और फ्यूचर के भी चार, लेकिन नाम सबके एक से हैं। अब जब नाम एक से हैं तो बड़ी समस्या है। तो नाम अगर एक से होते हैं तो उनके बाप का नाम उनके आगे जोड़ देते हैं तो पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर रवि नाम के चार लड़के एक क्लास में हैं, तो अगर टीचर ने कहा रवि तो सब खड़े हो जाएंगे, यस सर। लेकिन अगर हम उसके बाप का नाम बोल देंगे, उनके पिताजी का नाम बोल देंगे, तो सिर्फ वही खड़ा होगा जिसका नाम बोला गया, जिसको कहा गया। तो इसलिए समझ लीजिए कि प्रेजेंट के चार पुत्र यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो है एक तरह से स्टोरी के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए आधी अंग्रेजी ग्रामर आपकी कवर हो गई है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करती है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अंग्रेजी का। और अगर हमें ट्रांसलेशन करना है तो बिना टेंस के हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, हिंदी से अंग्रेजी को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, यानी हिंदी से अंग्रेजी में उसको नहीं बदल सकते। ये समझने की बात है। तो अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। आखिर देख लीजिए, इसको समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और फिर उसके बाद हम 12 टेंस एट ए ग्लांस यानी 12 के 12 टेंस एक दृष्टि में समझेंगे, जिससे आप कभी भी उसको भूल नहीं पाएंगे। ये मेरा दावा है, ये बात ध्यान से समझने की कि हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
अब देखिए, आपको पहले से ही पता होगा कि हर टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो प्रेजेंट टेंस में अब आपको इसकी पहचान सबने सीखी होगी पहचान। वैसे मैं इसको हिंदी के माध्यम से समझा रहा हूं क्योंकि हमें ट्रांसलेशन आना जरूरी है। यानी जो मैं बता रहा था, सबसे पहले बताया था कि टेंस और सेंस, सेंस के बिना कुछ भी नहीं है। और सेंस कब आएगा? जब हम उसका अर्थ निकालना सीख जाएंगे। मान लिया हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, सब हमें पता है, लेकिन अगर सेंटेंस लिखा है उसका ये पता चल नहीं पा रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो हम कोई एरर जो है डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या समझना है? हमें समझना है उसका सेंस, और सेंस समझने के लिए हमें सेंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, समझना होगा। और उसको पूरे पहचान पूरी ना लिखते हुए मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में आता है ता है, ती है और ते है। ये तो है हमारी सामान्य पहचान। लेकिन अगर हम इसे दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि जो रूटीन वर्क होता है, यानी रूटीन का मतलब जो प्रतिदिन हम करते हैं, जो होता है, करते हैं या होता है। जैसे सूर्य निकलता है तो अपने आप होता है, जैसे हम सुबह को रोज उठते हैं, ये हमारी आदत है, रूटीन है। स्कूल जाते हैं, अब तो खैर लॉकडाउन चल रहा है इसलिए स्कूल भी नहीं गए हैं, अब तो छुट्टियां भी हो गई हैं। और इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए वीडियो देखकर, आधार ज्ञान चैनल के माध्यम से। तो देखिए, ता है, ती है, ते है, ये हमारी पहचान हो गई। अब हमने जैसे पहले बताया था कि हर टेंस में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसको हमने फॉर्मूला के माध्यम से सेट किया है कि किस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, SUBJECT, पहले पूरा लिख रहा हूं, उसके बाद शॉर्टकट में लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस, ये अफर्मेटिव का है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5 फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्मूले को सेट कर लीजिए अपने माइंड में। अब इसको समझना कैसे है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, 5 फॉर्म क्या है, इसके लिए मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं। जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे कि आपने सीखा होगा कि जैसे गो मीन्स जाना, तो गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट ये सेकंड फॉर्म है, गॉन ये थर्ड फॉर्म है। और अगर हम इस फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं, तो ये हो जाती है हमारी 5 फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5। आप कहेंगे फिर 4 कहां गई? 4 कहीं नहीं गई है। जो फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगा दिया जाता है तो उसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जैसे गो में लगा दिया आईएनजी तो गोइंग, तो ये होगी हमारी फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे 5, क्योंकि हमने 5 ऐसे लिखा है इसलिए यहाँ पे 5 ऐसे लिख दिया गया है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बात भी नहीं है। तो गो, वेंट, गोन, गोइंग और गो। लेकिन हमें अब जरूरत है इसकी और इसकी, यानी फर्स्ट फॉर्म और 5 फॉर्म। लेकिन हमने फॉर्मूला तो लिख लिया है, इसको हम जो है बॉक्स में बंद कर देते हैं, कहीं ये निकल कर ना भाग जाए, ध्यान रखेंगे। तो अब करना क्या है कि हम कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएं और कहाँ 5 फॉर्म लगाएं। इसके लिए हमारे पास रूल है। रूल क्या है? रूल को समझना बहुत जरूरी है, मैं इसे विस्तार से समझा रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे मान लिया हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन, या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब 5 लगेगा। ठीक, अगर आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, या
प्लूरल नाउन है या प्लूरल नंबर है, नाउन होना जरूरी नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लगेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ही सी इट या सिंगुलर नंबर, वर्ब की फर्स्ट टाइप फॉर्म। आई वी यू दे प्लूरल नंबर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इससे ही पता चल जाएगा कि हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फाइव फॉर्म लगानी है। इसके लिए हमें फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी। अगर फॉर्म्स याद नहीं है तो ये बात समझ में आने वाली भी नहीं है, ये भी बता दूं ध्यान से। तो ये आपको याद करनी है, कुछ मैं भी लिखाऊंगा, वैसे ऐसी बात नहीं है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है और ये हमने कुछ रूल्स भी लिखे हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे या पहले से भी जानते होंगे, लेकिन और ध्यान से समझने के लिए इसमें कुछ और चीजें भी होती हैं, वो भी हमें ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या चीजें और आती हैं जिससे पता चल जाएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कभी कभी वर्ब की फॉर्म भरने के लिए भी आ जाती है, कभी कभी सेंटेंस में एरर डिटेक्शन होता है कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी आती है, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि उसमें कौन सी फॉर्म भरे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं। तो उसके लिए कुछ हमारे एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स हैं जिससे पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। वो क्या है, इसमें जनरली आता है हमारा ऑलवेज, यानी जो रूटीन में होने वाला कार्य है, डेली, एवरीडे, ऑफन, सेल्डम, नेवर नेगेटिव में आ जाता है वो, लेकिन फिर भी लिख देता हूं मैं। यानी ये भी हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानना, सेंटेंस लिखा हुआ है और ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ऑफन, सेल्डम या नेवर आया है, तो हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान देने की है और समझने की है। ये कुछ एडवर्ब्स मैंने बताई है, वैसे तो और भी हैं, लेकिन जैसे यूजुअली होता है, जनरली होता है, यानी ये भी जो है हमारे एडवर्ब्स है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अगर ये एडवर्ब्स लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। यानी जनरली अगर मान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे दिया और ऑलवेज दिया है तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग माना जाता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं, वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट कर सकते हैं आप। और आगे कुछ सेंटेंस में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूं कि हमें सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे समझना है, ये भी बहुत जरूरी है। फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। अब एक सेंटेंस में लिखता हूं और ये देखते हैं कि उसमें कौन सी फॉर्म आनी चाहिए। जैसे सेंटेंस है, वह सदैव समय पर स्कूल जाता है। तो देखिए ही रूल में लिखा हुआ ही सीट के साथ जाता है, बताया आपको, तो आ गया ही। अब सदैव, सदैव यानी ऑलवेज, ऑलवेज से पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य बन सकता है। तो ही ऑलवेज जाता है यानी गो, क्योंकि ही है, ही कौन सा है, सिंगुलर नंबर में है, और हमने लिख भी दिया कि ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ ऐसे एस लगाते हैं, यानी वर्ब की 5 फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें लगा दिया एस, यानी बाई 5 फॉर्म लग गई है। तो ही ऑलवेज गोज, वह सदैव जाता है, कहां जाता है, स्कूल, टू स्कूल, और समय पर यानी इन टाइम। देखिए ध्यान रखेंगे क्योंकि अंग्रेजी, हिंदी में लिखा है पर और अंग्रेजी में लिख दिया हमने इन। ये ध्यान देने की बात है कि जब भी समय पर होगा तो ये एक हमारा ईडियम टाइप है, या कह सकते हैं कि जब इस टाइप का सेंटेंस होता है तो हम इन टाइम ही लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट माना जाता है। तो ही ऑलवेज गोज टू स्कूल इन टाइम।
तो इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट डेफिनिट का है और अफर्मेटिव में हमारा सेंटेंस बन चुका है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, मैं ये समझ रहा हूं और बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव पर चलते हैं और समझते हैं कि नेगेटिव का क्या फॉर्मूला है। एडवर्ब्स का विशेष ध्यान रखेंगे कि एडवर्ब से पता चलता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है सेंटेंस। अब अफर्मेटिव कैसे समझते हैं, अफर्मेटिव तो वो आपने समझ लिया है। इसके बाद देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव जैसे कि सबसे ही पता चलता है, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव में ध्यान रखेंगे फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, ये लगना जरूरी है नेगेटिव में, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें फाइव फॉर्म नहीं आएगी, ध्यान रखेंगे। और समझने का प्रयास करते हैं, इस फॉर्मूले के माध्यम से एक सेंटेंस बनाते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से हमारी समझ में आता है कि नहीं आता। सेंटेंस है जैसे मैं अपना गृह कार्य समय पर नहीं करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ऐसे जो समय पर नहीं करते होंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। तो मैं यानी सब्जेक्ट आई, और हम लिखा था कि आई भी उदय के साथ क्या आता है, वर्ब की फाइव फॉर्म आती है। तो अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जहां पर वर्ब की फाइव फॉर्म आ रही थी, नहीं आई, सॉरी गलत हो गया, आई बी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ही सी इट के साथ वर्ब की फाइव फॉर्म आती है। तो ध्यान रखना है कि जहां पर फाइव फॉर्म आ रही थी, यानी जहां पर एस लग रहा था, वहां लगेगा डज, और जहां पर फर्स्ट फॉर्म आ रही थी वहां लगेगा डू। तो जबकि हमें पता है कि आई बी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ क्या आ रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, यानी एस वाला रूप नहीं था। तो उसे समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए समझ लेना है कि जहां एस लगना था, चाहे एस हमारा अफर्मेटिव में हो या निगेटिव में हो, तो जहां एस लगना वो उसी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। मैंने अलग से रूल नहीं लिखे हैं, वैसे मैं लिख सकता हूं क्या हो तो, लेकिन ऐसे ही समझने का प्रयास करते हैं। नहीं आएगा तो फिर दोबारा समझा देंगे। अब इसे सब्जेक्ट डू या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, मैं अपना गृह कार्य समय पर नहीं करता, यानी आई डू नॉट लगना चाहिए, डज नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि आई के साथ एस नहीं लगता है। तो आई डू नॉट। अब करना, करना यानी मेन वर्ब डू, ये डू और ये डू दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, ये मेन वर्ब के रूप में है। तो मैं अपना गृह कार्य समय पर नहीं करता हूं, यानी आई डू नॉट डू माय होमवर्क इन टाइम, समय पर। ये समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझेंगे कि जहां पर एस लग रहा था, यानी ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ, वहां पर लगेगा डज नॉट, ठीक है। और आई बी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ लगेगा डू नॉट। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ गए होंगे। अब ये हमारा रहा निगेटिव। अब निगेटिव में एक प्रॉब्लम और है, तो मैं बता देता हूं वो प्रॉब्लम क्या है, ये बात समझ में आ गई होगी। क्या है निगेटिव की प्रॉब्लम? निगेटिव में प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्या जाता है कि कभी नहीं, यानी नेवर। अगर कभी नहीं वाला है तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है, यानी सब्जेक्ट प्लस नेवर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फाइव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके आधार पर सेंटेंस बनेगा। लेकिन सेंटेंस ये भी निगेटिव है। समझना ये है कि जब सेंटेंस निगेटिव है तो डू नॉट डज नॉट कहां गया। इसके लिए ये समझना है कि जब नेवर लग जाता है तो डू नॉट डज नॉट नहीं आता। बस ये गांठ बांध लो, समझ लो इस बात को कि जब
नेवर आएगा यानी कभी नहीं शब्द हिंदी में लिखा होगा और हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके साथ डू नोट डज नोट नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि एरर डिटेक्शन में आ जाता है कि सब्जेक्ट के साथ यानी अगर आ गया डू नोट भी लिख दिया और नेवर भी लिख दिया या अलग रूप से सेंटेंस बना दिया, तो ये ध्यान रखने की बात है कि जब नेवर है, क्योंकि नेवर माने कभी नहीं, और जब कभी नहीं लिखा है तो इसका मतलब डू नोट डज नोट की जरूरत नहीं है। सेंटेंस समझते हैं, जैसे तुम कभी सत्य नहीं बोलते हो, यानी यू नेवर स्पीक द ट्रूथ, यू नेवर स्पीक द ट्रूथ। ध्यान रखेंगे यू आया है तो स्पीक में यस नहीं लगाया गया है, क्यों? क्योंकि आई यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फाइव फॉर्म नहीं आती है। ये बात ध्यान देने की है, इसे ध्यान से समझेंगे। फॉर्मूला को जो है नोट जरूर कर लेना है और उससे संबंधित सेंटेंस बना के देखने हैं, अपने घर पे बनाने हैं, और जो सेंटेंस नहीं बनेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका जो है जवाब जरूर देंगे। तो आशा है ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम देखिए अफर्मेटिव हमने कर लिया, निगेटिव हमने कर लिया है, अब बात आती है इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव भी करते हैं, आज इस टेंस को हम जो है समाप्त कर लेते हैं। अब देखते हैं इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल ध्यान से समझना है, अगर ये आपने समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि आपको आधी अंग्रेजी कवर हो गई है और प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब देखते हैं, अब करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। सिंगल में क्या है, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में क्या लगा है तो इसका मतलब वो सिंगल इंटरोगेटिव है, यानी प्रश्न पूछा गया जिसका आंसर यस या नो में आए, जैसे क्या आप स्कूल जाते हैं, तो क्या तो यस कहेंगे या नो कहेंगे, ये बात ध्यान देने की है। तो अब जिसमें यस नो का आंसर आता है वो सिंगल इंटरोगेटिव होते हैं, और जिसमें क्या क्यों कब कहाँ कैसे होता है वो डबल इंटरोगेटिव होते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला तैयार करते हैं। सिंगल इंटरोगेटिव के लिए पहले एस आई, एस का मतलब सिंगल, आई का मतलब इंटरोगेटिव। फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले आएगा डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डू या डज कहाँ आना, वो जैसा कि हमने बता दिया था, जहां एच लग रहा था यानी चीट के साथ एच लग रहा था तो वहीं पर एच यहाँ पे लगेगा, और आई बी यू दे के साथ एच नहीं लग रहा था तो ये है हमारा, इसके आधार पे हमारा ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला है। तो समझते हैं कैसे समझेंगे इसको, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे क्या वह पतंग उड़ाता है, तो क्या वह, क्या यानी डू या डज, जैसा कि हमने बताया था कि ही सीट के साथ क्या आना है, ऐसे इस वाला रूप डज आएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा डज, और क्या की अंग्रेजी वार्ड नहीं लगेगी, ध्यान रखें, तो यहाँ लगेगा डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जो काम करता है, डूअर है करने वाला, पतंग उड़ाना, कौन उड़ा रहा पतंग, बह का मतलब ही, यानी ही का मतलब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, तो डज ही, और उड़ाने की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, तो डज ही फ्लाई ए काइट, डज ही फ्लाई ए काइट, क्या वह पतंग उड़ाता है, सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है यानी क्या वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो डज ही नॉट, ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगेगा, ये सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया। ये क्लियर हो गया होगा, समझ लेंगे आप, और वीडियो को जो है पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, इसी का बता देता हूं डबल इंट्रोगेटिव कैसे करना है, कुछ नहीं करना होता है, इसी फॉर्मूले को डबल इंट्रोगेटिव कर देते हैं। डबल इंट्रोगेटिव यानी डी आई, और पहले क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द का मतलब वाई व्हाट वेयर, क्वेश्चन वर्ड डू या डज, डू या डज रहेगा, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम ऐसी रहेगा,
अगर हम इसी सेंटेंस को बनाना चाहें तो ध्यान से समझेंगे क्या करना, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा ही लिखा रहेगा। जैसे वह पतंग क्यों उड़ाता है, अगर हम इस सेंटेंस में लिखना चाहें कि वह पतंग क्यों उड़ाता है, यहां पर अगर क्यों लगा दें, यानी ये बीच में डबल इंट्रोगेटिव, बीच में क्या क्यों कब कहां कैसे आता है, तो वो डबल इंट्रोगेटिव होता है। तो वह पतंग क्यों उड़ाता है, तो क्यों की अंग्रेजी, यानी जैसा कि हमने फॉर्मूला में जोड़ा क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी वाई। तो वाई डज, तो वाई डज ही फ्लाई ए काइट, बस ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया, और कोई बात है नहीं इसमें खास। अब जैसे अगर मान लिया इसे निगेटिव भी करना है, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है, तो वाई डज ही नॉट फ्लाई ए काइट। सबके लिए ये रूल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही समझना है। लेकिन अभी कुछ और है डबल इंट्रोगेटिव में, ध्यान रखेंगे। डबल इंट्रोगेटिव जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा वो क्या है, मैं बता देता हूं अभी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ध्यान से समझ लेंगे। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव में और क्या है, और ये है कि अगर कौन शब्द आए या किसने, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है भाई, उसके लिए ऐसे नहीं चलेगा। क्वेश्चन वर्ड है डू या डज, इस तरह ये इसका रूल अलग है। और इसके लिए कौन या किसने यानी हु, कैसे पता चलेगा, इसके लिए फॉर्मूला है हु पहले आएगा, उसके बाद डू डज कुछ नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5 फॉर्म आएगी, और उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट अगर है तो आएगा, वर्ब नहीं। इसके आधार पर सेंटेंस बनाएंगे, जैसे हु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 5 फॉर्म, ऑब्जेक्ट कौन या किसने आया, जैसे ऐसा कौन कहता है, कौन कहता है, कहता है मतलब एक आदमी है, इसका मतलब अगर एक है तो आपको पता ही है सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब 5 फॉर्म आनी चाहिए, यानी कौन कहता है, कौन की अंग्रेजी हु होती है, तो पहले क्या लगा देंगे हु। इसके बाद कहता है, कहने की मतलब से, SAY, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि कहता है एक व्यक्ति है, एक अगर है तो 5 फॉर्म आएगी, तो हु सेज, और ऐसा, ऐसा की अंग्रेजी सो, हु सेज सो, ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमें सेंटेंस बनाना है। डबल इंट्रोगेटिव में ये कुछ अलग है अपने आप में, और इसके सेंटेंस भी कुछ अलग होते हैं, और ये जहां आ जाता है तो अपना जलवा अलग ही दिखाता है, ध्यान रखेंगे। ऐसा कौन कहता है हु से सो, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देने की, अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो वो रूल बदल जाता है, हु के साथ डू या डज आएगा, फिर नॉट आएगा, और उसके बाद सेंटेंस जैसे बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट डेफिनेट समाप्त हो जाता है, और इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट को समाप्त करते हुए और उसके बाद मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू।